एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, और आपको एक एमसीक्यू दे रखा है, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। तो ये कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन एक क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है, यूज टू डिटरमिन हीट चेंजेस हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमिन प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। चलिए ये चार जो है आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अपनी बुक खोल के भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आप जो है क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके पास में कह रहा है कि एक स्टेट फंक्शन के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, सो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द फंक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। देखो ये तो डेफिनेशन हुई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये स्टेट फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो स्टेट फंक्शन है ये आपके सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है कि आपके सिस्टम की स्टेट क्या है, ना कि इस चीज पर कि वो उस स्टेट में आया कैसे है। देखो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। देखो पहले अगर कोई बंदा एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर जो है मैं बता रही हूं कि वो बी पॉइंट पे चला गया, तो यहां पर पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर वो सीधा मेरे को पता चला कि वो बी पॉइंट पे है। सो एक स्टेट फंक्शन में क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है ना वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि वो पहले कहां था और वो अब कहां है, यानी कि वो इनिशियली कहां पर था और वो फाइनल स्टेट में कहां पर है। तो वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि वो यहां से यहां तक ऐसे गया है या फिर वो यहां से यहां तक ऐसे ऐसे होके गया है। ठीक है, आप समझ में आया क्या होता है? सो स्टेट फंक्शन हमारी जो है सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है कि उस सिस्टम की स्टेट क्या है, यानी पहले वो यहां पे था, अब वो सिर्फ यहां पे है। उसे सिर्फ इस चीज से मतलब है, उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि वो किस पाथ से आया है, ठीक है, या फिर वो उस स्टेट में किस तरीके से आया है, उससे इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। सो वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो मैंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है स्टेट फंक्शन। सो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? बी, यानी कि सेकेंड, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जो आपका जो 6.1 है, जो आपका 6.1 क्वेश्चन है, इसमें जो आपका आंसर हो जाता है दैट इज सेकेंड जो है आपका आंसर है 6.1 का, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो 6.2 के अंदर है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो ये कह रहा है कि अगर हमें कोई जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर करानी है तो इसका करेक्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली ये कह रहा है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दूसरी कह रहा है डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, तीसरी कह रहा है Q इज इक्वल टू 0 और चौथी दे रहा है W इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास में जो है ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एडियाबैटिक कंडीशन बोली है इसने क्या बोली है? एडियाबैटिक कंडीशन। सो एडियाबैटिक जो कंडीशन होती है, हम ये चीज पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर हमारे पास में सिस्टम यानी कि ये और सराउंडिंग यानी कि ये, इन दोनों को सेपरेट करती है भाई ये एडियाबैटिक वॉल। सो एडियाबैटिक वॉल जो है ये हमारे हीट की एक्सचेंज को नहीं होने देती है ना। तो यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारा हीट एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर। सो एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर हमारा कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सो व्हाट इज हीट? हीट इज क्यू। तो यानी कि एडियाबैटिक कंडीशंस में हमारा Q जो है वो 0 के इक्वल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? C, यानी कि थर्ड पार्ट। ठीक है, सो 6.2 का जो आंसर है वो आपका ये वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट। हाँ
Q इज इक्वल टू 0 आपका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका 6.2 का आंसर है। अब हम देख लेते हैं 6.3। देखो 6.3 के अंदर बुक के अंदर आप भी पढ़ सकते हैं या फिर आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, सभी एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी है वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है, 0 होती है ना। तो इसका आंसर सीधा देखो क्या हो जाता है, सेकेंड, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट उसने बोली है तो स्टैंडर्ड में तो 0 ही होती है। चलो 6.4 के अंदर आते हैं। 6.4 के अंदर ये कह रहा है आपका डेल्टा यू, डेल्टा यू कह रहा है ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इसने कहा है कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का कंबशन हो रहा है और उसके लिए आपको डेल्टा यू दे रखा है जो कि है आपका -x किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा यू दिया हुआ है। सो डेल्टा एच आपको जो है इसके अंदर बताना है। तो आपको डेल्टा एच ये कह रहा है, डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू के इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर इक्वल टू 0 है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, यहां पर देखो आपको डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एच पूछा है। सो हम यहां पर जो है ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी कंबशन ऑफ मीथेन बोली है ना, सो मीथेन इज CH4। तो कंबशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी इसकी, सो O2 के साथ में मिलकर क्या देगा भाई, CO2 और H2O। रिएक्शन देखो क्या बैलेंस है, यहां पर एक कार्बन एक कार्बन, यहां पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन लेकिन 2 हाइड्रोजन, तो यानी कि यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब यहां पे देखो 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहां पर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, हो गई इक्वेशन बैलेंस। चलो अब जो है हम इसके अंदर फाइंड करेंगे डेल्टा Ng। सो हमारे जो है गैसियस मोल्स जो है ना हमारे, उसमें कितना चेंज आया है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो CH4 है दैट इज इन गैस, O2 जो है दैट इज इन गैस, और CO2 भी क्या होगा, गैस, लेकिन H2O क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। ये आपकी बहुत जनरल रिएक्शन है। सो ये भी गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है। सो जब हम चेंज फाइंड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के। सो प्रोडक्ट में देखो गैसेस के कितने मोल्स हैं, माइनस कर दो रिएक्टेंट में जितने आपके गैसेस के मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, इधर 1 है उधर 2 हैं, सो मतलब टोटल कितने हो गए, 3। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 3, ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं ना। सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 इज -2। देखो यहां पर जो है मेरे पास में, इसको मिटा दे रही हूं मैं, इससे हमारे पास में एक सीधा सीधा रिलेशन आ जाता है कि जब भी हमारा डेल्टा Ng जो है वो नेगेटिव आएगा, डेल्टा Ng मेरा नेगेटिव आया है ना, तो हमारा जो डेल्टा H है वो हमारा और जो है कम हो जाएगा, किससे, डेल्टा U से, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास में जो ऑप्शन है दैट इज थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास में इसके अंदर, जहां पर आपका जो डेल्टा H है वो डेल्टा U से कम ही होगा, क्योंकि हमें पता है भाई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल Ng RT। दोबारा से लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, ये वाला हमारा जो है फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर मेरे को जो है डेल्टा यू दे रखा है, क्या है, माइनस का x, तो यानी नेगेटिव है, ठीक है। तो डेल्टा एच पूछा है ना इसने, तो यहां पर डेल्टा एच को मैं लिख देती हूं इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या दिया है, माइनस का, ठीक है। डेल्टा Ng भी क्या आया है, अभी कैलकुलेट किया था तो माइनस का आया है, सो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा पूरा माइनस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर इसको आप देखोगे सॉल्व करके तो डेल्टा H की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव आएगी, है ना। सो दैट विल बी इवन लेस देन डेल्टा U। सो डेल्टा U से भी उसकी वैल्यू कम आएगी। सो आपका जो आंसर है दैट इज थर्ड। चलिए अब हम करते हैं 6.5। 6.5 आप अपनी बुक के अंदर पढ़ सकते हैं।
6.5 में है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, देखो मीथेन, ग्रेफाइट और डाईहाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, तीनों की वैल्यूज दे रखी हैं। और क्या पूछा है, मीथेन के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी आपको बतानी है। तो देखो आपको इनके लिए रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और डाईहाइड्रोजन तीनों के लिए। चलो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो कंबशन ऑफ मीथेन के लिए हमें रिएक्शन लिखनी है। कंबशन ऑफ मीथेन के लिए क्या हो जाएगी, वही सेम रिएक्शन, मीथेन प्लस हमारे पास में हो जाएगा 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। सो ये आपकी मीथेन के लिए कंबशन रिएक्शन है। इसके लिए आपको जो है एंथैल्पी दे रखी है, जो कि आपकी क्या होगी, डेल्टा H। ये है -890.3 किलो जूल पर मोल में है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब है जो पहली वैल्यू है वो मीथेन के लिए है, सेकेंड वैल्यू आपकी ग्रेफाइट के लिए है, तीसरी वैल्यू डाईहाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। सेकेंड आपके लिए है ग्रेफाइट का। सो आपको ग्रेफाइट की कंबशन रिएक्शन लिखनी है। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यानी कि कार्बन का आपको कंबशन करना है। सो ये क्या हो जाएगा, C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। अब इसके लिए डेल्टा H आपको दे रखा है, जो कि है आपका -393 कितना है 5 किलो जूल पर मोल, सेम आपकी यूनिट वही है। तीसरी चीज आपको दी हुई है डाईहाइड्रोजन। सो इसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है। सो इसको हम लिखेंगे डाईहाइड्रोजन H2 कितने से कंबाइन करेगा, हाफ O2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा H2O, ठीक है। इसके लिए आपको जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, डेल्टा H इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मेरे को इन तीनों की जो है कंबशन रिएक्शंस लिखनी थी और इनके आगे इनकी मैंने वैल्यूज लिख दी। अब देखो इसको मैं नाम दे देती हूँ, इक्वेशन ये मेरी 1 है, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है। देखो मेरे से उसने पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन पूछा है। सो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन मेरे को चाहिए वो क्या होगी, मीथेन बना है भाई कार्बन और हाइड्रोजन से, है ना। सो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, लेकिन कितना कंबाइन करेगा, 2H2, क्योंकि CH4 होता है ना फॉर्मूला मीथेन का। सो कार्बन प्लस 2H2 मेरे को दे देगा CH4, जो कि मेरा मीथेन है। सो मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसको मेरे को फाइंड आउट करना है, जो मेरे को चाहिए वो क्या होगी, C प्लस 2H2 गिव्स CH4, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके लिए आपको जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। सो अब आपको ये देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है। देखो इन इक्वेशंस के अंदर कार्बन मेरा कहां पर है, ये रहा, ठीक है, और हाइड्रोजन कहां पर है मेरा, ये रहा। थर्ड इक्वेशन में ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन। सो यानी कि मेरे को इस इक्वेशन 2 जहां पर मेरा कार्बन आ रहा है और इक्वेशन 3 जहां पर मेरा हाइड्रोजन आ रहा है, इन दोनों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा CH4 बनेगा। सो यानी कि कार्बन वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 प्लस करेंगे कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 3 जो हमारी हाइड्रोजन वाली है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर H2 जो है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में, दैट इज फॉर 1 मोल। सो 1 मोल के लिए आपको इतना दे रखा है डेल्टा H, ठीक है, एंथैल्पी चेंज जो है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ H2 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है। और अब देखो ये जो आपकी प्रोडक्ट वाली साइड है, प्रोडक्ट वाली साइड में आपके पास में क्या है, मीथेन, लेकिन मीथेन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आपको इन इक्वेशंस की हेल्प लेनी है इसे सॉल्व करने के लिए। सो मीथेन देखो यहाँ पर ये दिया हुआ, ठीक है, लेकिन मीथेन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। सो यानी कि उल्टा हो रहा है ना इसका। तो यहाँ पर जब आपका इस वाली चीज का यहाँ पर कंबशन है, लेकिन आपको इसको फॉर्मेशन में फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा H का जो साइन होता है उससे ऑपोजिट कर लेते हैं।
सो डेल्टा एच जो माइनस में दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी क्या लिख रही हूं, माइनस इक्वेशन 1। तो देखो जो ये आपको दिए हुए थे ये तो मैंने लिख के दिखा दिए। अब जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इससे आपको जो है इन इक्वेशंस के अंदर फाइंड आउट करना है। कार्बन कहाँ है, ये रहा सेकंड इक्वेशन में, तो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए हमें, लेकिन कितना, 2 मोल। सो थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या चाहिए मेरे को, मीथेन चाहिए, लेकिन मीथेन जो है हमारा वो प्रोडक्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका कंबशन हो रहा है, तो हम करेंगे माइनस ऑफ इक्वेशन 1। अब ये तो हो गई हमारी एक जनरल। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यूज नहीं लिखी हैं, इनकी जगह पर आप इनकी वैल्यूज को रख दो, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में देखो क्या वैल्यू दी है डेल्टा एच की। डेल्टा एच की वैल्यू दी है -393.5 प्लस इक्वेशन 2 के अंदर ये वाली वैल्यू थी, इक्वेशन 3 के अंदर क्या है, -285.8। ठीक है, इक्वेशन 2 वाली वैल्यू रखी और इक्वेशन 3 वाली में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे माइनस ऑफ इक्वेशन 1, तो लगाएंगे माइनस और ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी कि फिर से -890.3। ठीक है, इसको बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 393.5, इसको आप कर लेना 2 से मल्टीप्लाई, ये भी आपका माइनस में आएगा और वो कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस का प्लस में। ठीक है, आंसर आपका किस में आएगा, लेकिन किलो जूल पर मोल में ही आएगा, क्योंकि आपको जो है डेल्टा एच उसी में दे रखे हैं तीनों। ठीक है, सो आपका जो इसका आंसर, मैं इसको बता देती हूँ, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका फर्स्ट वाला 74.8, माइनस का 74.8 ही आएगा आपका आंसर। सो आंसर है आपका इसका फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो इसका आंसर है -74.8 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.6, अ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है। देखो रिएक्शन 6.6 के अंदर दी हुई है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस क्यू। ठीक है, ये आपको जो है इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, सो एंट्रोपी चेंज इज डेल्टा एस, कितना दिया है, पॉजिटिव में। सो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है और आपको बताना है द रिएक्शन विल बी, रिएक्शन जो है पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, आपको यहाँ पर आपको जो है क्यू दे रखा है, ए बी सी डी तो आपके जो है ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होंगे, लेकिन क्यू क्या है आपका, क्यू इज हीट। सो यानी कि इस रिएक्शन में आपके पास में हीट रिलीज होगी, है ना, रिलीज ही तो होगी, तभी तो वो प्रोडक्ट साइड में है। अगर एब्जॉर्ब हो रही होती, अगर वो इसको जो है ले रहा होता हीट को, तो वो रिएक्टेंट साइड में होती, लेकिन ये क्योंकि प्रोडक्ट साइड में है, इसका मतलब इस रिएक्शन के होने में हीट रिलीज होगी। सो जिस रिएक्शन में हमारे पास में हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी चेंज है, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, और ये आपसे पूछना चाह रहा है कि रिएक्शन होगी कब। सो हमें पता है भाई रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, सो हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यहां पर देखो डेल्टा एच मेरे को पता चल गया, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज जो है वो दे रखा है पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब यहां से आप डेल्टा जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा एच माइनस है तो यहां पर मैं लिख दूं नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में है माइनस ऑफ टी, टी तो कुछ भी हो सकता है हमारा, अभी वो हमें नहीं पता है क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर जो हमारा डेल्टा एस है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है,
तो अगर आप इसको देखोगे भी तो डेल्टा एच तो मेरा है ही माइनस में, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो डेल्टा जी है दैट विल बी इन नेगेटिव, है ना। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये आपका है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है इसका फिर आंसर हो जाता है। डेल्टा एच आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है, डेल्टा एच आपको दे रखा था, रिलेशन ये था, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव होगा। सो प्लस माइनस ये जो पूरा टी डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा मेरा पूरा नेगेटिव माइनस में। डेल्टा एच मेरा माइनस में ही था, सो डेल्टा जी भी और ज्यादा हमारा नेगेटिव में आएगा। सो रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका था 6.6। अब देख लेते हैं 6.7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6.7। देखो 6.7 के अंदर है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क डन। अच्छा, सो 701 जो है ये आपका हीट जो है एब्सॉर्ब की है सिस्टम ने, तो सिस्टम ने हमारी हीट जो है वो एब्सॉर्ब की है, कितनी दी हुई है भाई, ये दी हुई है आपको 701 जूल, ठीक है। पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की है, दैट इज 701 जूल। तो हाँ, अब इसके लिए जो आपको लिखना है यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम। तो हीट हमारी क्या होती है भाई, क्यू होती है। तो जब सिस्टम हमारा हीट एब्सॉर्ब करता है तो साइन उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो एब्सॉर्ब की है सिस्टम ने, सो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सो यहाँ से बेसिकली आपसे वो इस नॉलेज को जानना चाह रहा है, ठीक है, उसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, इसके लिए आपको यहाँ पर साइन यूज करने हैं। सो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, साइन विल बी पॉजिटिव, तो यानी कि प्लस का 701 जूल रहेगा। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल 701 जूल। सो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये हमारा होगा क्यू। नेक्स्ट चीज है हमारे पास में 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जब हमारा सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है, तो साइन क्या होता है हमारा, माइनस का। तो ये तो वो चीज है जो आपको दी हुई है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 394 जूल्स। सो वर्क डन के लिए हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू, क्या साइन आएगा, माइनस या प्लस, माइनस साइन आएगा, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होता, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा होता, तब वो पॉजिटिव होता, लेकिन ये बाय द सिस्टम है, सो दैट विल बी नेगेटिव। सो ये हो गया माइनस 394 जूल्स। अब ये हो गया आपका Q की वैल्यू, ये हो गया आपकी W, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इज U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा U। सो डेल्टा U आपसे पूछ रहा है। सो वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U बराबर होता है भाई Q प्लस W के। सो ये सीधा वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। Q कितना है, 701, W कितना है, माइनस का 394। सो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 701 में से हम 394 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 394, माइनस करना है, 3 4 5 6 6 7, तो यानी कि 307। तो आंसर में देख लेना कितना आएगा, 307 जूल। आंसर हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखो हीट जो है आपको ये दे रखी थी 701, तो Q आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है उसके लिए आपका नेगेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है हम हीट और वर्क की हेल्प से डेल्टा U को फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दोनों का सम होता है। सो दिस विल बिकम ये माइनस ये, और आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। ये आपका 6.7 था।
अब देखो 6.8 में है आपके पास में। देखो क्वेश्चन के अंदर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN with dioxygen was carried out in bomb calorimeter and delta U was found to be इतना at 298 Kelvin. कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा H फाइंड करना है और डेल्टा U आपको दे रखा है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। सो आपको जो है रिएक्शन का टेम्परेचर दे दिया है, रिएक्शन भी दी हुई है, रिएक्शन क्या आपकी, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, डेल्टा U पता है, टेम्परेचर पता है, ठीक है, और एंथैल्पी चेंज पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो रिएक्शन आपको दी हुई है साइनामाइड की, ये क्या है आपके पास में NH2CN, इससे लिखते हैं, ये सॉलिड में आपके पास में प्लस 3/2 ऑफ O2 जो कि आपका गैस है, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा N2 गैस, CO2 गैस और H2O लिक्विड, ये आपका गैस, ठीक है, हाँ यही रिएक्शन है। सो ये आपकी रिएक्शन हो गई है। डेल्टा U कितना दे रखा है आपको, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा U इज गिवन विच इज -742, माइनस का 742.7 किस में दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसी में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कितना, टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी लिख देते हैं 298 केल्विन। डेल्टा H जो है एंथैल्पी चेंज जो है वो आपसे इसका पूछा हुआ है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड आउट करना है, आपसे डेल्टा U दिया हुआ है और डेल्टा H जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन क्या होता है उसी से फाइंड आउट होगा। हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NGRT, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। यहां पर देखो आपको जो है डेल्टा H फाइंड करना है, सो ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन मार्क डाल दो इस पे। डेल्टा U क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। डेल NG हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, इस रिएक्शन से। R की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये भी हमें पता है, ठीक है। टेम्परेचर देखो दे रखा है 298 केल्विन, तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा NG, और हमारी रिएक्शन सॉल्व। चलो इसको हम जो है फाइंड आउट कर देते हैं। देखा मेरी अप्रोच किस तरीके से है, हमें इसका जो है रिलेशन पता होता है, H मेरे को फाइंड आउट ही करना है, ये दे रखा है, ये पता होता है, ये भी पता होता है, अब सिर्फ ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। डेल्टा NG फाइंड आउट करना है। डेल्टा NG इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, चेंज इन गैसियस मोल्स जो कि हमारे प्रोडक्ट में होंगे माइनस जो हमारे रिएक्टेंट में होंगे। देखो प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 ये और 1 ये, मतलब 2। 2 हो गए हमारे प्रोडक्ट में, माइनस करेंगे रिएक्टेंट में हमारे गैसेस के मोल्स। रिएक्टेंट में कितने हैं भाई, 3/2 हैं, 2 माइनस 3/2, ठीक है। ये तभी तो हमारा चेंज हुआ ना, ये माइनस ये करके। ये हो जाएगा हमारा 2 2 4, 4 - 3 is 1, 1/2। कितना आएगा, 1/2। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो फाइंड आउट होता जाता है उसको ऐसे लिखते हम जाएंगे। डेल्टा NG मेरे को पता चल गया है 1/2 है। ये सारा डाटा मेरे को पता है, ठीक है। डेल्टा U पता है, टेम्परेचर भी पता है, डेल्टा NG भी पता है। R रह गया, R की वैल्यू देखो कौन सी रखेंगे यहाँ पर हमें किलो जूल में दे रखा है। देखो डेल्टा U जो है वो मेरे को किस में दे रखा है, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। R जो हमारा होता है दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 मेरी वैल्यू तब है जब ये जूल में है, लेकिन क्योंकि मेरे को डेल्टा U जो है वो किलो जूल में दे रखा है, इसको भी किस में लिखोगे, किलो जूल में, ठीक है। R कितना हो जाएगा, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो 1000 से डिवाइड कर लो या फिर माइनस में लिख दो पावर को। ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10 की पावर -3, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन में। R की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 8.314 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि हमें जूल में नहीं, हमें किलो जूल में रखनी है। R की वैल्यू भी हमें
मिल गई है। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ 8.314 इंटू 10⁻⁻3। अब ये हमारे किलो जूल में है, ठीक है। अब सारी चीज तो हमें पता ही है, इसको उठा के यहाँ पे रखना है और सीधा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका रह जाता है। सो यहां तक आपको जो है करना आना चाहिए। देखो डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू, कितना दे रखा है -742.7 यूनिट्स, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, प्लस डेल्टा एनजी कितना हमने सॉल्व किया था 1/2। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन विद 8.314 इंटू 10⁻⁻3 और ये भी मल्टीप्लीकेशन में है किससे, टेम्परेचर हमारा किस में है केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये सब है, इसको आप सॉल्व कर लेना। डेल्टा एच देख लेना कितना आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का 743.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जितना भी आएगा देख लेना। सो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। डेल्टा यू दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था, डेल्टा एनजी आपको रिएक्शन से फाइंड करना था, आर की वैल्यू कौन सी रखनी है ये आपको ध्यान देना है इनकी यूनिट्स पर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कैलकुलेट हो गया है। ये आपका था 6.8 क्वेश्चन। अब 6.9 के अंदर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी आपको एल्यूमिनियम की दे रखी है 24 है, 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ठीक है, 6.9 के अंदर आपको सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले उसी डाटा को लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको दे रखा है मास ऑफ एल्यूमिनियम, सबसे पहले है आपके पास में मास ऑफ एल, एल्यूमिनियम कितना है 60 है, तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है ये हमारा रेस हुआ है फ्रॉम 35 टू 55। सो टेम्परेचर रेस हीट कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर वहां पर दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं डेल्टा टी, है ना। सो डेल्टा टी हमारा कितना गया है 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा T2 यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 कितना है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। यही तो हमारा चेंज हुआ ना, कितना चेंज हुआ है। सो दैट विल बी जो हमारा फाइनल है माइनस इनिशियल जो है कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है, डेल्टा टी पता है, और क्या दे रखा है मोलर हीट कैपेसिटी। सो यहां पर आपको दिया है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी दी है भाई 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। सो यहां पर आपको मास दिया है, डेल्टा टी दिया है और मोलर हीट कैपेसिटी दी है। सो ये वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपके पास में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, वही फॉर्मूले आपको जो है पता होने चाहिए। देखो हमें पता है जो हमारा Q है दैट इज इक्वल टू C डेल्टा T, है ना। Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। यहां पर जो हमारा C है वो हमारा क्या होता है हीट कैपेसिटी, क्या होता है हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी हमारा क्या होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्यू हमारी क्या होती है हीट, जो कि हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी, मतलब कितनी हीट नेसेसरी है आपको किलो जूल में बतानी है, ठीक है। सो क्यू हमारे यहाँ पर हीट होती है इस फॉर्मूले में, सी हमारा हीट कैपेसिटी होता है और डेल्टा टी हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी दी है और डेल्टा टी हमें अभी भी पता है, ठीक है। सो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ और इसके अलावा हमें पता है Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। यहां पर जो आपका C है, यहां पर जो आपका C है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये Q क्या है आपकी हीट है, M आपका क्या है मास ऑफ सब्सटेंस, मास आपको देखो दे रखा है 60, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ मैं क्या बता रही हूं। देखो डेल्टा टी आपका क्या है इंक्रीज इन टेम्परेचर,
जिन्हें पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है, कि डेल्टा टी क्या है, सी क्या है, हमारा एम क्या है। सो ये हमारी हीट है, बराबर है सी एम डेल्टा टी के। ये हमारी स्पेसिफिक हीट, ये हमारा मास ऑफ सब्सटेंस जो हमें दे रखा है, डेल्टा टी भी हमें पता है। तो देखो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे तो हमें ये क्यू क्या है पूछा हुआ है, हीट रिक्वायर्ड मतलब कितनी हीट नेसेसरी है ये तो पूछा हुआ है ना। सो ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट क्या मेरे को पता है? नहीं पता है। मेरे को तो मोलर हीट कैपेसिटी दी है, स्पेसिफिक हीट तो मेरे को नहीं पता है अभी, तो ये भी मेरे को नहीं पता है, ठीक है। इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। देखो मास क्या मेरे को दे रखा है? हाँ दे रखा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम तो मेरे को पता है। सो ये मेरे को पता है। डेल्टा टी मेरे को पता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि डेल्टा टी भी मेरे को पता है। तो यानी कि इस हीट को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को सिर्फ किस चीज की जरूरत है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज मेरे को पता है, सिर्फ ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो हमें स्पेसिफिक हीट पता लगानी है किससे? मोलर हीट कैपेसिटी से, ठीक है। तो देखो जो हमारा वाटर होता है, देखो वाटर का जो हमारा मोलर मास होता है दैट इज 18 ग्राम पर मोल, है ना, 18 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर की जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो 18 टाइम्स है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, ठीक है। क्योंकि आप इनकी ना डेफिनेशन पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। देखो वाटर का होता है भाई 18 ग्राम पर मोल मोलर मास। तो इस चीज से मेरे पास में एक रिलेशन आता है, इस चीज से, इस स्टेटमेंट से मेरे पास में एक रिलेशन आता है कि जो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी है, मैं भी शॉर्ट में लिख रही हूँ टाइम बचाने के लिए आपका, ठीक है। देखो जो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी है वो हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका 18 टाइम्स है, ठीक है। सो 18 मेरा क्या है? मोलर मास है उस सब्सटेंस का। अगर मैं बात करती हूं वाटर की, सो वाटर का मोलर मास इज 18। तो यहां से स्टेटमेंट क्या बनती है कि वाटर की जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो 18 टाइम्स है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, ठीक है। सो मेरे पास में ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है। तो यानी कि हमें जो है ना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी में रिलेशन चाहिए था, मिल गया रिलेशन। और ये देखो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकती हूँ। मुझे पता है मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू जो सब्सटेंस का मोलर मास है। सो मोलर मास भी लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास में जो इसका रिलेशन हो गया है। यहां से मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय इसका मोलर मास। सो मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दी है? 24 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। इसको डिवाइड करके कितना आएगा? यहां पर मैंने जो वैल्यूज लिखी हुई है, कितनी लिखी है मैंने? 0.889। ये आपकी आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मतलब जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक हीट तो फाइंड करनी थी। अब मैं डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपका बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? Q इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा टी। देखो C मेरा कहाँ है? ये रहा। C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी मैंने फाइंड आउट कर दी है। कैसे फाइंड आउट की है? जो हमें मोलर हीट कैपेसिटी दी है डिवाइड बाई मोलर मास करके, ठीक है। M हमें दे रखा है ये रहा 60 ग्राम। डेल्टा T हमें पता है ये रहा 20 डिग्री सेल्सियस। सबकी वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो C हमारा कितना है? 0.889 इंटू M कितना है? 60 इंटू डेल्टा T कितना है? 20। इसको सॉल्व करोगे सो आपके पास में यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल्स, है ना। क्योंकि ये देखो ना मेरे को जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है उसकी आपकी यूनिट क्या निकल के आएगी? जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो यानी कि जो आप यहाँ पर जो हीट निकालोगे, जो आपकी Q की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन जूल्स। सो यहाँ पर आपके पास में कितनी आ रही है?
ये आ रही है आपकी 1.1066.8, ये तो आपकी जूल में हो गई ना। तो देखो आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो जूल में थी, तो आपका जो Q आएगा वो आपका जूल में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, ये लिखी हुई ना स्टेटमेंट, तो उसने किलो जूल में पूछा है आपसे आंसर, तो आपको इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000, सो आंसर आएगा आपका 1.07। ठीक है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा ना पूरा, सो 1.07 किलो जूल में। सो आपका आंसर कितना है, 1.07 किलो जूल हीट जो है आपकी नेसेसरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास में, 6.10 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। तो आपसे डेल्टा एच वो पूछ रहा है, डेल्टा एच उसने पूछा है ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो यानी कि आपको n की वैल्यू दे रखी है, 1 मोल बोला है मतलब n आपको दे रखा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मोल। वाटर के लिए इसने कहा है 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो वाटर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से, अभी ये हमारा वाटर है और ये गया है -10 डिग्री सेल्सियस जब ये हमारा आइस बन चुका है, और 1 मोल हमारा वाटर लिया है, तो इसमें कितना एंथैल्पी चेंज आया होगा वो उसने पूछा है आपसे। ठीक है, और डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दे रखा है। सो आपको जो भी डाटा दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो आपको दिया है डेल्टा एच फ्यूजन, कितना दिया है, ये आपको दे रखा है 6.03 किलो जूल पर मोल, कितने पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। सीपी ऑफ वाटर दे रखा है, H2O किसमें है, लिक्विड में है, इसके लिए आपको दे रखा है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और सीपी ऑफ वाटर आपको दे रखा है जब ये सॉलिड में है, यानी कि जब ये आइस बन चुका है, इसके लिए है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन, सेम यूनिट है वही। ठीक है, देखो इस चीज को आपको कैसे करना है। यहां पर आपका जो वाटर है वो आपका लिक्विड से मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से वो आपका कहाँ गया है, आइस में गया, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस। सो इसके लिए आपका जो कन्वर्जन है वाटर का वो किस तरीके से हुआ होगा, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो पहले 10 डिग्री सेल्सियस से गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 10 डिग्री पर जो आपका पानी था, यहाँ पर आपका क्या है, लिक्विड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अभी आपका क्या है, लिक्विड ही है। ठीक है, सो जो आपका वाटर लिक्विड है पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तो यानी कि पानी आपका अभी लिक्विड स्टेट में भी है और वो सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड भी होगा और आपकी आइस भी होगी। सो यानी कि अब वो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मतलब कि आपकी आइस। ठीक है, और फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस से किस में जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस विच इज सॉलिड। ठीक है, सो आपका जो टेम्परेचर कन्वर्जन है वो एक स्टेप में नहीं है, वो किस स्टेप में है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। सो यानी कि यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा। देखो यहां से यहां पर आपका जो है डेल्टा H1 होगा एंथैल्पी चेंज, यहां से यहां पर आपका डेल्टा H2 होगा एंथैल्पी चेंज, यहां से यहां तक आपका डेल्टा H3 होगा एंथैल्पी चेंज। लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा है, एंथैल्पी चेंज आपका यहां से यहां तक कन्वर्जन में, तो यानी कि आपका यहां से लेके यहां तक कितना एंथैल्पी चेंज आया है। सो वो इस टोटल को पूछ रहा है। टोटल कैसे आएगा, टोटल डेल्टा H कैसे आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 करके, है ना। तो यानी कि मेरे को इसकी एंथैल्पी फाइंड करनी है, इसकी एंथैल्पी फाइंड करनी है और इसकी एंथैल्पी फाइंड करनी है, और तीनों को मिक्स कर देना है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं कि डेल्टा H फाइंड कैसे करना है। तो देखो यहां पर आपको जो है Cp दे रखा है, ठीक है, यहां पर आपको टेम्परेचर पता है,
यहाँ पर आपको मोल दे रखे हैं। सो फॉर्मूला लगा दो, सीधा फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले जो है मैं यहीं पर जो है स्टेप वाइज लिख रही हूँ, ठीक है, तीनों के लिए, डेल्टा H1, H2 और H3 के लिए। सबसे पहले हम किसके लिए देख लेते हैं, डेल्टा H1 के लिए। सो हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। इसको हम अलग कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। देखो, तो डेल्टा H1 फाइंड कर रहे हैं अभी हम, यानी कि ये वाली चीज डेल्टा H1। सो इसके लिए आपको जो है N की वैल्यू कितनी दी है, 1, सो लिख देते हैं 1 मोल। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, वाटर लिक्विड में है ना, 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस हमारा कभी क्या है, लिक्विड है। सो सीपी ऑफ लिक्विड किसका दे रखा है, वाटर का दे रखा है 75.3। आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, इतनी वैल्यू दी हुई है। सीपी फॉर वाटर दिया है लिक्विड स्टेट के लिए 75.3 इनटू, अब फाइंड करना है आपको डेल्टा टी। डेल्टा टी आप किस तरीके से फाइंड करोगे, डेल्टा टी होता है भाई T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहां पर ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, क्योंकि यहां से यहां गया है, सो ये फाइनल, ये इनिशियल। सो ये माइनस ये करोगे तो यानी 0 माइनस 10 इज माइनस 10, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो तो डेल्टा H1 कितना आएगा, 75.3 इंटू 10 इज 753। सो ये हो जाएगा माइनस 753 जूल पर मोल में, है ना। सो डेल्टा H आपका किस में आएगा, मतलब जूल्स में आएगा। सो यहां पर जो है हमारे पास में ये कैलकुलेट करने के बाद आया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ और हम इस वैल्यूज को जो है यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनको बाद में ऐड करना है। सो मैं यहां पर लिख रही हूं, मेरे पास में डेल्टा H1 आया है, कितना आया था, माइनस का 753 जूल पर मोल, ठीक है। बिल्कुल सेम हम करेंगे अब H2 के लिए, यही फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा H2 इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। देखो हमारा जो N है दैट इज 1 मोल, जो कि हमारा सेम रहेगा। अब देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो है हमें CP वैल्यू दी हुई है लिक्विड के लिए या फिर सिर्फ सॉलिड के लिए, लेकिन अभी जब हम H2 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एंथैल्पी चेंज है वो हमारा इस स्टेप से इस स्टेप तक है ना। और यहाँ पर एक बार जो स्टेट है वो लिक्विड है और दूसरी बार जो स्टेट है वो सॉलिड है। सो यानी कि आप यहाँ पर CP यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को कहाँ यूज करोगे, ये भी तो दी हुई है ना। तो डेल्टा H फ्यूजन इज फॉर कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, दैट इज माई फ्यूजन रिएक्शन। सो यानी कि आपको यहाँ पर एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन रिएक्शन जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फ्यूजन आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। सो आपका फॉर्मूले के अंदर आप CP नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, डेल्टा H फ्यूजन। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डेल्टा H फ्यूजन, ठीक है। और डेल्टा H फ्यूजन कितना दिया है, 6.03। अब क्योंकि हमारी जो ये रिएक्शन है, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, सो यहाँ पर कितना होगा, माइनस साइन। तो डेल्टा H में हम कितना साइन रखेंगे भाई, माइनस साइन रखेंगे, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। इनटू डेल्टा T कितना होगा, 0 माइनस, तो 0 ही रहेगा, है ना। सो यानी कि इसको हम नहीं लिखेंगे। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 6.03, ये हो जाएगा हमारा किलो जूल में दिया है। सो हमें दिया है ये किलो जूल में, ठीक है। तो हमारे पास में किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। तो हमसे पूछा किसमें, इसमें कैलकुलेट, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे पास में किलो जूल पर मोल में है और डेल्टा H1 जो है वो हमने जूल पर मोल में कैलकुलेट किया है, तो हम इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम अलग अलग यूनिट्स तो नहीं लिखेंगे। सो इसको माइनस 753 जूल को हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है। सो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो उसको, ये बन जाएगा आपका 0.753 किलो जूल, ठीक है ना।
क्योंकि ये हमको किस में दिया था भाई, किलो जूल में दिया था, तो हम इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर आप इस स्टेप को बाद में भी कर सकते हो कि आपने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया और सब जूल को आप जूल में ही निकाल के फिर उसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इसी स्टेप में इसको कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है डेल्टा H2 भी लिख लेते हैं, कितना है -6.03 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H2 मैंने बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट किया है। डेल्टा H3 के लिए फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा H3 होता है NCP डेल्टा T। N की वैल्यू 1 है, Cp अब कौन सा रखोगे, यहां पर भी सॉलिड है, यहां पर भी सॉलिड है, ठीक है। डेल्टा H3 मेरा इसी रिएक्शन में है ना, सो दोनों के लिए सॉलिड है, तो Cp ऑफ वाटर दे रखा है सॉलिड के लिए कितना 36.8 है ना, 36.8 इंटू डेल्टा टी मेरा कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस का 10 माइनस का 0, तो कितना आएगा माइनस का 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 368। ये आपका किस में हो जाएगा लेकिन जूल में, फिर से वही करो, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। सो आपका ये जो जूल में दिया है ये कितना हो जाएगा 0.368 किलो जूल पर मोल, ये जूल पर मोल में है, ठीक है। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर, यूनिट से सही नहीं होंगे तो आंसर भी गलत आएगा। तो आपका जो है डेल्टा H3 यहां पर लिख देते हैं 0.638 है ना, तो 0.638 आपका माइनस का 0.683 है, 368 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये भी तो हमारा माइनस में ही था। अब हम इनको जो है कर देते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा H इस पूरी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो डेल्टा H है दैट विल बी सम ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3, मतलब तीनों का सम है हमारा, ठीक है। सो तीनों का हम सम करेंगे। सो ये हमारा कितना हो जाएगा -0.753 -6.03 -0.368, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा हमारे पास में। सो ये कितना हो जाएगा माइनस। सो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी, कैलकुलेट कर लेना इसको बस, ठीक है। सो 7.151, लेकिन किस में आएगा आपका किलो जूल, क्योंकि हमने सारी कन्वर्जन किस में कर दी है, किलो जूल में कन्वर्जन कर दी है। सो आपका आंसर भी इसी में आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है 10th का। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 6.11, ठीक है। 11 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2। सो कार्बन का CO2 में जो है कंबशन रिएक्शन आपको दे रखी है, उसके लिए आपको एंथैल्पी दी हुई है। देखो इसके अंदर है आपके पास में कार्बन का कंबशन, तो चलते ही नहीं, देखो कार्बन का कंबशन है, सो कार्बन प्लस O2, यहाँ पर जो आपका कार्बन है दैट विल बी इन सॉलिड, है ना। O2 जो होगा वो आपका गैस में होगा, किस में है CO2। इस रिएक्शन के लिए ना, इसी रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है -393.5 किसमें किलो जूल पर मोल में, ठीक है। और आपसे कहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2, यानी कि आपको जो है इसमें बताना है कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी 35.2 ग्राम ऑफ CO2 अगर हमारा फॉर्म होगा फ्रॉम कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। सो इसके लिए जो है आप सिंपल सा रिलेशन देख सकते हो। देखो मेरे जो ये जनरल एक रिएक्शन है ना, इसने कितना बोला 35.2 ग्राम बोला है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसने हमसे पूछा है 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए, है ना। सो हीट रिलीज हमारी कितनी होगी अगर हमारा जो CO2 है वो इतना ग्राम फॉर्म होगा कार्बन और डाइऑक्सीजन के मिलने से। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो हमारे पास में 1 मोल जो है ये कार्बन का ही है ना, 1 मोल हमारे पास में ऑक्सीजन का ही है। सो हमसे CO2 के लिए पूछा है तो हम CO2 के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो 1 मोल CO2 फॉर्म होता है हमारा, 1 मोल जब कार्बन मिलेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में।
सो 1 मोल CO2 का मतलब कितना है? 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2। कितना होगा इसका? 44 ग्राम ही तो होगा ना। कार्बन का देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा? 32। तो पूरे CO2 का बेसिकली मैंने यहाँ पर मोलर मास लिखा है। 44 ग्राम इज फॉर 1 मोल, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 44 पूरे CO2 के लिए लिखा है मैंने। सो यानी कि हमारे पास में 44 ग्राम CO2 के लिए हमें एंथैल्पी चेंज दे रखा है, जो कि हमारा इतना है, वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो अगर 1 मोल CO2 हमारा फॉर्म होता है, यानी कि 44 ग्राम CO2 के लिए इतना एंथैल्पी चेंज है, सो 35.2 ग्राम CO2 के लिए कितना एंथैल्पी चेंज होगा वो आपको बताना है। सो इसमें आप सिंपल सा एक रिलेशन देख सकते हो। अगर इतने के लिए इतना है ना, इतने के लिए अगर इतना है तो इतने के लिए कितना होगा? सो 44 ग्राम CO2 के लिए आपका जो डेल्टा H है दैट इज -393.5 यूनिट छोड़ो अभी, ठीक है। सो 35.2 ग्राम CO2 के लिए कितना हो जाएगा? x मान लो उसको, ठीक है। अब सीधा इधर से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x बराबर, ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? -393.5 इंटू 35.2 डिवाइड बाई, ये जो हमारा है ये किसमें जाएगा? डिवाइड में। सो यानी कि डिवाइड बाई 44। सो आपका x बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी? -31 मैंने लिखी हुई है, 314.8। देख लेना कैलकुलेट करके, इतनी ही आनी होगी। सो ये आपकी कितनी हो जाएगी? किलो जूल पर मोल में, ठीक है। सो आपके पास में जो हीट रिलीज पूछी है दैट विल बी डेल्टा H। सो आपके पास में हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, हाँ यही पूछा है, तो बस आपका इतना ही आंसर है। सो आप इसका सीधा सा रिलेशन देख सकते हो। इसने एक तो आपको मास दिया हुआ है और आपसे इसने हीट पूछी, यानी कि डेल्टा H पूछा हुआ है, ठीक है। सो आप जो है जो दिया हुआ है उसके अंदर ही वही रिलेशन देख सकते हो कि आपको दे रखा है 1 मोल जो आपके पास में CO2 बन रहा है उसके लिए आपके पास में इतना एंथैल्पी चेंज है, तो इतने ग्राम के लिए कितना एंथैल्पी चेंज रहेगा। सो उसके लिए आप ये रिलेशन लगा के सीधा आपका ये मल्टीप्लाई डिवाइड है उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो ये था हमारी आज की वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।